रूस ने ईरान को यह गारंटी दे दी है कि रूस ईरान को हारने नहीं देगा। कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया गया कि अगर अमेरिका अगले 24 घंटे में ईरान पर हमला करता है तो रूस सीधी जंग में शामिल हो सकता है या फिर खुलकर ईरान की मदद कर सकता है। शायद यही वजह है कि ईरान ने अमेरिका से दो टूक कह दिया कि वो परमाणु प्रोग्राम पर न तो बात करेगा और ना ही प्रोग्राम पर कोई भी रोक लगाएगा। ईरान के इस ऐलान के बाद से ट्रंप ने धमकी दी कि अमेरिकी सेना ईरान का सर्वनाश कर देगी। 24 घंटे में अमेरिका करेगा हमला। पुतिन ने ईरान को दी 5 गारंटी। अगले 24 घंटे में ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। ट्रंप का अल्टीमेटम बुधवार रात 8 बजे खत्म हो रहा है। इस बीच ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अपना 3 चरण का शांति प्रस्ताव भेजा था, जिसे ट्रंप ने पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि अब ईरान पर ऐसा भीषण हमला होगा कि ईरान नरक की आग में जलेगा। इधर हॉर्मुज स्ट्रेट अरब सागर के आसपास अमेरिका के 17 से ज्यादा युद्धपोत ईरान को घेर चुके हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है, अमेरिका ने अपने 4 विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के खिलाफ जंग में उतार रखा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरह से 27 अप्रैल 2026 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति पुतिन और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की शानदार मुलाकात हुई है, उससे अमेरिका बुरी तरह से बौखला गया है। पुतिन ने साफ इशारा कर दिया है कि हम ईरान को किसी भी कीमत पर हारने नहीं देंगे। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस ने ईरान को 5 ऐसी गारंटी दी है, जिससे साफ हो गया है कि अब रूस ईरान के साथ जंग में उतरने जा रहा है। उधर जर्मनी के चांसलर के बयानों से अमेरिका और ट्रंप बुरी तरह से खफा हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने 2 टूक कहा है, ईरान अमेरिका की उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली निकला है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यहाँ तक कह दिया कि ईरान हर दिन अमेरिका और ट्रंप को बेइज्जत कर रहा है और हॉर्मुज में अमेरिका को फंसा दिया है। इधर ईरान ने साफ कह दिया है कि अब अमेरिका से परमाणु मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। हम शुरुआत करते हैं ट्रंप के जंगी अल्टीमेटम और पुतिन की उस गारंटी से, जिसके दम पर अब ईरान लंबी जंग लड़ने को तैयार हो चुका है। रूस की 5 गारंटी से लड़ेगा ईरान। 24 घंटे में आर पार की जंग शुरू। ईरान युद्ध वाकई में इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है जितना पहले कभी नहीं था। 39 दिन में अमेरिका और इजराइल के तूफानी, खूनी और भीषण हमलों से तबाह ईरान को लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट यही मानकर चल रहे थे कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर 4 गुना हमला करने का ऐलान कर दिया है। इधर सबसे हैरान और चौंकाने वाली खबर यह है कि अमेरिका ने अब अपने 4 विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के खिलाफ समंदर में झोंक दिया। लेकिन ईरान पर इसका रत्ती भर असर नहीं पड़ रहा है और इसकी वजह है रूस और चीन से ईरान को मिल रही वो सैन्य और खुफिया मदद, जिसके दम पर ईरान अभी भी अमेरिका के सामने डटकर खड़ा है। ट्रंप के दावों के मुताबिक अमेरिका बुधवार रात 8 बजे के बाद से ईरान पर भीषण हमले कर सकता है। उधर इजराइल के सेना प्रमुख अयाल ज़मीर ने चेतावनी दी है कि साल 2026 ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई का साल बना रहेगा। इजराइल अपनी सेना में बड़े पैमाने पर नई भर्ती की योजना बना रहा है। रूसी रिपोर्ट्स के अनुसार मॉस्को ईरान को टारगेटिंग इंटेलिजेंस दे रहा है, जिससे ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों, जहाजों और विमानों की सटीक स्थिति जान पा रहा है। 27 अप्रैल को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन और अब्बास अरागची की मीटिंग से अमेरिका बुरी तरह से तिलमिला गया है। जरा देखिए क्यों।
ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनका देश शांति के लिए ईरान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। पुतिन ने कहा कि ईरान के लोग अपनी आजादी के लिए हिम्मत और बहादुरी से लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि ईरान के लोग इस मुश्किल दौर से जल्दी ही निकल जाएंगे। रूस ने गारंटी दी है कि ईरान को किसी भी कीमत पर हारने नहीं देंगे। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने पुतिन के समर्थन की सराहना करते हुए कहा कि ये सभी के सामने साबित हो गया है कि ईरान के पास रूस जैसे दोस्त और सहयोगी हैं जो ठीक मुश्किल समय में उसके साथ खड़े रहते हैं। ईरान अमेरिका में दूसरे दौर की वार्ता की चर्चा से पहले अरागची पुतिन की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। Again, I'm not going to speculate about the president's decision-making on this matter. Suffice it to say that the nuclear question is the reason why we're in this in the first place. Und ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen. Zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. Und die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung, vor allem durch diese sogenannten Revolutionsgarden. अमेरिका को बेइज्जत कर रहा है ईरान, जर्मन चांसलर का बड़ा दावा। 39 दिन तक लगातार ईरान से युद्ध करने वाले अमेरिका और इजराइल की सैन्य ताकत, काबिलियत और फैसलों पर दुनिया भर में सवाल खड़े होने लगे हैं। ईरान ने जिस ताकत और दिलेरी से हमलों का सामना किया है, उसे देखकर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने तीखे बयान दिए हैं, जिसे सुनकर अमेरिका बुरी तरह से बौखला गया है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक ने दो टूक कहा कि ईरान उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली निकला। फ्रेडरिक मर्ज ने ये भी कहा कि इस वक्त ईरान हर दिन अमेरिका को अपने फैसलों और रणनीतियों से बेइज्जत कर रहा है। जर्मन चांसलर ने कहा कि ईरानी लीडरशिप बातचीत करने या फिर उसे टालने दोनों में माहिर साबित हुई है। ईरानियों ने अमेरिकियों को इस्लामाबाद से बिना किसी नतीजे के वापस भेजकर झटका दिया है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध शुरू करके अमेरिका फंस गया है। अमेरिका की कोशिश इस युद्ध से निकलने की है, लेकिन वो रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है। ईरान के साथ बातचीत और समझौते की कोशिश में अमेरिका को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। मर्ज ने साफ तौर पर कहा कि ईरानी वार्ताकारों ने अमेरिका को बार बार अपमानित और बेइज्जत किया है। ईरान के मौजूदा लीडर अमेरिका को अपमानित कर रहे हैं। वे अमेरिकी अधिकारियों को पाकिस्तान बुलाकर बिना किसी नतीजे के वापस भेज रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ईरान युद्ध में अमेरिका किस तरह से बचकर बाहर निकल पाएगा। मर्ज ने ईरान में जंग की तुलना इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका के पिछले युद्धों से की है। जर्मनी पश्चिम के उन देशों में शामिल है जिसने अमेरिका के ईरान में युद्ध का लगातार विरोध किया है। Und ich sehe im Augenblick nicht, wie das kurzfristig erreichbar ist, weil die Iraner offensichtlich stärker sind als gedacht und die Amerikaner offensichtlich auch in den Verhandlungen keine wirklich überzeugende Strategie haben. Bedauere das sagen zu müssen, aber es ist im Augenblick eine ziemlich vertrackte Lage. इधर अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले की योजनाएं तैयार कर रही है। पेंटागन हॉर्मुज स्ट्रेट, दक्षिणी अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ईरानी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका खास तौर पर ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की फास्ट अटैक बोट्स और माइंस बिछाने में इस्तेमाल होने वाले जहाजों को निशाना बना सकता है। ईरान की नूर न्यूज और मेहर न्यूज एजेंसी ने बताया कि तेहरान के कुछ हिस्सों में हवाई रक्षा बैटरियां सक्रिय कर दी गई थीं। हालांकि उन्होंने इसके कारणों के बारे में साफ तौर पर कुछ भी नहीं बताया और न ही किसी घटना की जानकारी दी है। कुल मिलाकर हालात विस्फोटक है। अब देखना होगा कि बुधवार रात 8 बजे के बाद क्या अमेरिका ईरान पर तूफानी हमले करता है या नहीं। फिलहाल पुतिन ने ईरान का हौसला बढ़ाकर इस जंग को नए दौर में पहुंचा दिया है। एक दिन पहले हिजबुल्लाह के जबरदस्त पलटवार के बाद IDF ने दक्षिणी लेबनान में फिर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया।
इजराइल ने दावा किया कि उसने बेक्का घाटी में 20 से ज्यादा हिजबुल्लाह ठिकानों को तबाह कर दिया है। उधर आईडीएफ चीफ ने एक बयान में कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ साल भर जंग लड़नी पड़ सकती है। दूसरी तरफ रिपोर्ट कहती है, ये दावा करती है कि नेतन्याहू ने कहा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल की सेना ने साम दाम दंड और इंटेलिजेंस सब लगा दिया है। हिजबुल्लाह हथियार नहीं डालेगा। इजराइल की सेना आईडीएफ ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के करीब 20 से ज्यादा ठिकानों पर सबसे भीषण हमला किया। बेक्का घाटी में सुपर एक्टिव हो गया हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के पलटवार के बाद आईडीएफ ने लेबनान में एयर और ग्राउंड ऑपरेशन एक साथ शुरू कर दिया है। आईडीएफ का दावा है कि उसने 24 घंटे में हिजबुल्लाह के उन सभी ठिकानों को टारगेट किया जहां से इजराइल पर हमले हो रहे थे। बेक्का घाटी में हिजबुल्लाह के एम्यूनिशन डिपो को उड़ा दिया। दक्षिणी लेबनान में उन रॉकेट लॉन्च पैड, हथियार भंडार और सैन्य इमारतों को निशाना बनाया गया जो इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए थे। इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के 16 इलाकों को खाली करने का आदेश दिया है। ये ज्यादातर सिदोन जिले या उसके आसपास है। सिदोन लेबनान का तीसरा सबसे बड़ा और 6000 साल से ज्यादा पुराना ऐतिहासिक शहर है। आईडीएफ ने अपनी चेतावनी में कहा, जो लोग हिजबुल्लाह के ठिकाने या उनके हथियारों के पास हैं, वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। उधर एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि नेतन्याहू ने अपने मंत्रियों से कहा है कि वो अब इससे ज्यादा लेबनान में कुछ नहीं कर सकते हैं और यही वॉशिंगटन चाहता है। हिजबुल्लाह हथियार डालेगा नहीं और इजराइल ने 4 गुना हमले तेज कर दिए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या हिजबुल्लाह खत्म होने की जगह और खतरनाक हो गया है? क्या 4 गुना हमले बढ़ाकर इजराइल खुद जंग के भंवर में फंस गया है? लेबनान की जमीन पर जंग खत्म नहीं हुई, बस बदल गई है। इजराइल कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म कर देंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या हिजबुल्लाह खत्म हो रहा है या और ज्यादा घातक बन रहा है? क्योंकि हमले जारी हैं, ड्रोन अभी उड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, हिजबुल्लाह ने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया है। तो क्या ये जंग अपने आखिरी दौर में या अभी असली खेल शुरू हुआ है? दक्षिणी लेबनान में हमले की ये वो तस्वीर है जब हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत दिखाई। आईडीएफ की पूरी यूनिट पर ड्रोन अटैक कर चौंका दिया। हमला इतनी तेज और अचानक हुआ कि आईडीएफ को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस हमले के अगले दिन आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा ठिकानों पर स्ट्राइक की। लेकिन सवाल है कि आगे क्या होगा? ये जंग कितनी लंबी चलेगी? इजराइल सेना के आर्मी चीफ ने कहा कि पूरे साल हमें सभी फ्रंट पर युद्ध लड़ना होगा। देश की सेना को 2026 में भी कई मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि वो ईरान और लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध जारी रखेगी। लेबनान, जहां हर दिन आसमान से आग बरस रही है। इजराइल ने अब अपने हमले दक्षिण से बढ़ाकर पूर्वी लेबनान तक फैला दिए हैं। यानी युद्ध अब सीमित नहीं रहा, पूरा फ्रंट खुल चुका है। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। हिजबुल्लाह अभी भी जवाब दे रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है, रॉकेट दाग रहा है और टैंक को टारगेट कर रहा है। और यही वजह है कि इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट छप रही है, हिजबुल्लाह डाउन लेकिन नॉट आउट। על הניסיון החוזר לרצוח את הנשיא טראמפ ואת רעייתו. אנחנו שמחנו שניהם יחד עם בכירי הממשל האמריקני
יצאו ללא נגע. אין מקום לאלימות, לא נגד מנהיגים פוליטיים ולא נגד אף אחד. לגבי לבנון, מתקבל הרושם שכאילו צה"ל לא פועל שם. הוא פועל בעוצמה. וצריך להבין שההפרות של חיזבאללה למעשה מפוררות את... इजराइल और हिजबुल्लाह में करीब 3 साल पहले जंग शुरू हुई। तब से हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इजराइल के इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी हिजबुल्लाह न सिर्फ जिंदा बल्कि पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर ग्रुप माना जाता है। इसके पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके होने का दावा है। हाइब्रिड वॉरफेयर के साथ ही इसके पास ड्रोन और मिसाइलों की बड़ी खेप है। लेकिन इस बार की जंग में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है। उसके सैकड़ों लड़ाके मारे गए हैं। टॉप लीडरशिप का सफाया हो गया है। आईडीएफ ने बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया है। लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह कमजोर जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं। रेजिस्टेंस लगातार और मजबूत हो रहा है। इसे हराया नहीं जा सकता है और दुश्मन हमारे जवाब से हैरान है। इजराइल हिजबुल्लाह के पलटवार का सामना कैसे करेगा? इजराइल अब क्या करने वाला है? नेतन्याहू और आईडीएफ चीफ के बयान इशारा कर रहे हैं कि लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन बढ़ेगा। इजराइल की वायुसेना और तेज एयर स्ट्राइक करेगी। इजराइल का प्लान पूरे दक्षिणी लेबनान पर कब्जे का है। आईडीएफ के ज्यादातर ऑपरेशन दक्षिणी लेबनान में ही एक्टिव हैं। दक्षिणी लेबनान से ही हिजबुल्लाह के ज्यादातर हमले हो रहे हैं। इजराइल दक्षिणी लेबनान को बफर जोन घोषित कर चुका है। इस इलाके से लोगों को जाने की चेतावनी जारी कर चुका है। लेकिन इजराइल का मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 3 साल की लड़ाई के बाद भी इजराइल अभी भी उसी लक्ष्य के लिए काम कर रहा है जहां से उसने शुरुआत की थी। अब हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी है। मतलब साफ है, ये सर्जिकल नहीं, फुल स्केल वॉर मॉडल है। लेकिन क्या इससे हिजबुल्लाह खत्म होगा या हिजबुल्लाह का गुरिल्ला वॉर और फैल जाएगा? यह सिर्फ इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई है ईरान के प्रॉक्सी वॉर बनाम इजराइल की। हिजबुल्लाह का मतलब है ईरान का सबसे बड़ा हथियार। जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर ईरान पर हमला किया, हिजबुल्लाह भी जंग में कूद पड़ा। मतलब ये सिर्फ इजराइल बनाम हिजबुल्लाह की जंग नहीं है। असली जंग ईरान से है जो अमेरिका और इजराइल के आगे झुकने को तैयार नहीं है। یک امر مهم میانجیگری در مذاکرات بین ایران و آمریکا رو داره انجام میده. لازم بود که یک مروری بر آخرین وضعیت بکنیم. लेकिन असली सवाल अब और बड़ा हो चुका है। क्या यह जंग लेबनान की सरहद तक सीमित रहेगी या पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगी? क्योंकि तस्वीर साफ है। एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और पर्दे के पीछे ईरान का पूरा नेटवर्क। क्या हिजबुल्लाह की जंग में ईरान सीधे मैदान में उतरेगा? क्या अमेरिका भी हिजबुल्लाह के खिलाफ खुलकर जंग में कूदेगा? हिजबुल्लाह सिर्फ एक संगठन नहीं, एक नेटवर्क है, एक सोच है, एक रेजिस्टेंस मॉडल है और यही वजह है कि जितना दबाव उतना फैलता है। अब जंग सिर्फ टैंक और मिसाइल की नहीं रही, ड्रोन, साइबर और गुरिल्ला का कॉम्बिनेशन बन चुकी है और यहीं पर इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा छिपा है। लंबी जंग बिना साफ जीत के, तो आखिर सवाल है क्या हिजबुल्लाह हार कर भी जीत रहा है? क्या इजराइल जीत कर भी फंस रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह जंग खत्म होने के लिए नहीं बल्कि चलते रहने के लिए लड़ी जा रही है? क्योंकि अगर ऐसा है तो यह सिर्फ एक वॉर नहीं, एक एंडलेस वॉर का ट्रेलर है।